हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल हमने बात की थी एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। आज हम उसके आगे की बात करेंगे इस एक्ट की सीरीज़ में। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ के 10वें वीडियो के बारे में। आइए हम डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसका बैकग्राउंड क्या था इस एक्ट के आने का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी 1857 की रिवोल्ट के बाद, और रिवर्स करना था सेंट्रलाइजेशन जो हो गया था 1773 और 1833 के एक्ट्स में, जिसमें मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था बंगाल के अंदर में। और तीसरा बैकग्राउंड क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन करना था ज़्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। आइए हम इसके अब प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। क्या प्रोविजंस थे 1861 काउंसिल एक्ट के। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसमें हर एक काउंसिल मेंबर को एक डिपार्टमेंट असाइन किया गया। जैसे आजकल होता है ना, मिनिस्टर लोगों का पोर्टफोलियो होता है, इनका पोर्टफोलियो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऐसे। फिर दूसरा प्रोविज़न क्या था, लेजिस्लेटिव डिवॉल्यूशन किया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ को, मतलब उनकी लेजिस्लेटिव पावर को वापस किया गया। अब वो लेजिस्लेशन खुद से कर सकते थे और बंगाल के अंदर में नहीं थे। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जो तीसरा प्रोविज़न था। उसमें नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आप कमेंट में बताइए किधर है, और पंजाब में 1897 में। चौथा प्रोविज़न क्या था, इंडियन मेंबर का नॉमिनेशन किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहले 3 मेंबर कौन कौन से थे, सर दिनकर राव थे, राजा ऑफ बनारस थे और महाराजा पटियाला थे। पाँचवा प्रोविज़न क्या था 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट का, इसने वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर दी जो इमरजेंसी के टाइम लग सकती थी और 6 महीने तक वैलिड रहती थी विदाउट काउंसिल के अप्रूवल के। छठा प्रोविज़न क्या था, वायसराय को एम्पावर किया गया काउंसिल के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए और रूल्स और ऑर्डर्स इश्यू करने के लिए। सातवां प्रोविज़न क्या था, ये देखते हैं फ्रेंड्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी उनका एक्सपेंशन किया गया, 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स हो सकते थे, जिसमें हाफ जिसके कम से कम नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। आइए हम अगले एक्ट के बारे में जानते हैं दोस्त। ठीक है, जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसका बैकग्राउंड क्या था, नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, और इन्होंने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की डिमांड शुरू कर दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। दूसरा बैकग्राउंड क्या था, ये ब्रिटिश की स्ट्रेटजी थी नेशनलिस्ट डिमांड्स को काउंटर करने की, जिससे ताकि वो मॉडरेट्स में अपने सपोर्ट को बढ़ा सकें। तीसरा बैकग्राउंड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स को हेल्प कर सकें। 1892 के प्रमुख प्रोविजंस क्या थे फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बढ़ाए गए और इंडियन पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाया गया। दूसरा प्रोविज़न क्या था, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपलिटीज़, जमींदार्स, यूनिवर्सिटी और ट्रेड ग्रुप्स को, और उनको अथॉरिटी दी गई कि वो अपने मेंबर्स को रिकमेंड कर सकें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तीसरा प्रोविजंस क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। हालांकि इलेक्शंस एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थे, डायरेक्टली मेंशन नहीं थे, लेकिन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन घोषित किए गए। और फिर चौथा प्रोविज़न आता है फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन कर सकते थे लेजिस्लेटर्स 6 दिन की नोटिस के साथ, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था उन्हें। पांचवा प्रोविज़न क्या है फ्रेंड, काउंसिल्स को अधिकार मिला बजट को डिस्कस करने का, लेकिन अभी भी उन पर वोट करने का पावर बजट पे नहीं मिला था उनको। 1892 के एक्ट की समाप्ति के बाद अब हम फ्रेंड्स जानेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया, क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। हालांकि 1892 और 1909 के बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट हुआ। आइए और बैकग्राउंड्स के बारे में हम जानते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्यों आया था। तो यही सारे हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, और फिर शिमला डेपुटेशन गया शिमला, जो अक्टूबर 1906 में मुस्लिम एलिट्स जो थे आगा खान के लीडरशिप में शिमला पहुँचे और अपने लिए अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड की उन्होंने। गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड की विजिट पे गए, वहाँ उन्होंने कुछ डिमांड की, और ब्रिटिश सरकार को मॉडरेट्स और मुस्लिम को अपीज़ करना था, इसलिए भी 1909 का एक्ट लाया गया।
जिसके प्रोविजंस के थ्रू आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। प्रोविजंस क्या थे फ्रेंड्स? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एक्सपेंशन किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर सीधे 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर हर जगह अलग अलग थे। दूसरा प्रोविज़न क्या था? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का इंट्रोडक्शन हुआ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रखी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तीसरा क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए और मेंबर्स के लोकल बॉडीज़ के। तो लोकल बॉडीज़ क्या करते थे? इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते थे, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर को इलेक्ट करता था और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। फिर चौथा प्रोविज़न के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया गया और इंडियंस को वोट करने का अधिकार मिला, लेकिन सिर्फ क्लास और कम्युनिटी के बेसिस पे, फुल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। पांचवा प्रोविज़न था फ्रेंड्स कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स को बढ़ाया गया, एडिशनल क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पे रिजोल्यूशन मूव करने का अधिकार दिया गया और बजट के कुछ पार्ट पे वोट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरे बजट पे वोट करने का अधिकार अभी भी नहीं था। और छठा प्रोविज़न था फ्रेंड्स कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियंस को शामिल किया गया। पहले मेंबर थे एसपी सिन्हा। सातवां प्रोविज़न था फ्रेंड्स सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स के लिए। अब मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकते थे और इसके द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म भी कहा गया। अब आते हैं आठवें प्रोविजंस के बारे में फ्रेंड कि और भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया काउंसिल में बहुत सारे ग्रुप्स को, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ट्रेडर्स को, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। इसके साथ ही फ्रेंड्स 1909 का एक्ट समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की तरफ बढ़ते हैं आगे और इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे। मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे उस टाइम के। उसका बैकग्राउंड क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड शुरू कर दी थी। होम रूल लीग मूवमेंट चली थी जो यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली गई थी 1914 से 18 तक, जिसकी वजह से ब्रिटिश इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिप कर गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में थी। और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उसका। और फिर मोंटेगू का डिक्लेरेशन आया था, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं 1917 में। इसमें मोंटेगू ने कहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कि हम धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे ग्रेजुअली। ठीक है, 1919 के आइए प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे डायरकी लाई गई प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के पास होते थे, इस पर खुद डिसीजन ले सकते थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होते थे वो मिनिस्टर्स के पास होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती थी। फिर बाई कैमरलिज्म लाया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए सेंट्रल लेवल पे। फिर तीसरा प्रोविज़न क्या था? इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 6 में से 3 मेंबर जो थे इंडियन थे। आइए चौथे प्रोविज़न पे चलते हैं। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो दी गई थी 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को, अब उसका और एक्सपेंशन कर दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स के लिए भी हो गया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी हो गया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी हो गया और यूरोपियंस के लिए भी हो गया। छठे प्रोविजंस के बारे में जानते हैं फ्रेंड, जो 1919 के एक्ट में आया था या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया था। लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई या कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वो कितना टैक्स देते हैं उस बेसिस पे, कितने एजुकेटेड है उसके बेसिस पे। और हम फिर चलते हैं छठवें प्रोविज़न पे फ्रेंड। एक हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया लंदन में, ताकि वो इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स पे काम कर सके। सातवां प्रोविज़न के बारे में जानते हैं फ्रेंड। इसमें प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को अलग अलग किया गया 1919 के एक्ट में। और 1919 के ये एक्ट में 8वें प्रोविज़न में क्या किया गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। और अंतिम प्रोविज़न के बारे में हम देखते हैं फ्रेंड। इसमें एक स्टैचुरी कमीशन मैंडेट किया गया, इस एक्ट ने मैंडेट किया कि इस एक्ट के इम्पैक्ट को रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद जो किया जाएगा, जो बाद में साइमन कमीशन के नाम से 1927 में भारत में आया। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का डिस्कशन। आगे हम और कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी सजेशंस हो आपकी वो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे मेल पे भेजिए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 2 अलग जो एक्ट्स बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।